नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पिंक सिटी में आज सबसे पहले बात करेंगे मंत्रियों को मिले दिवाली गिफ्ट की। उसके बाद बात करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित लोगों की, जिनको गहलोत सरकार ने राहत प्रदान की है। उसके बाद बात शहादत को करेंगे सलाम। जयपुर में राज्य स्तरीय शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गहलोत सरकार ने मंत्रियों का मकान भत्ता बढ़ा दिया है। अब मंत्रियों को 30,000 रुपए मकान भत्ता मिलेगा। इसके लिए मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसी प्रकार 2 श्रेणियों में मकान मरम्मत की राशि बढ़ाई गई है। अब आवास एवं मरम्मत के लिए 5 लाख के बजाय 8 लाख रुपए मिलेंगे। आवास मरम्मत के लिए 4 लाख के बजाय 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने राजस्थान मंत्री ऑफिशियल रेजिडेंस रूल्स 1966 में संशोधन किया है। राज्य से बाहर दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब 1230 के बजाय 2500 रुपए मिलेंगे। राज्य में रहने पर मंत्रियों को दैनिक भत्ता अब 1000 की बजाय 2000 रुपए मिलेगा। सरकार ने मंत्रियों की यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी है। गहलोत सरकार ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को राहत प्रदान करते हुए उनकी शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शासन सचिवालय में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों के लिए शिकायत सेवा पोर्टल की शुरुआत की। मंत्री ने दावा किया कि राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पीड़ितों के क्लेम निस्तारण के लिए इस प्रकार का पोर्टल जारी किया है। पीड़ित व्यक्ति SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर राज्य सहकार ऐप या ई मित्र केंद्र पर जाकर संबंधित सूचनाएं अपलोड कर सकता है। बड़ा घोटाला हुआ है इस क्षेत्र में और रोज अखबारों में आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। 14,000 15,000 करोड़ की बात है तो बहुत बड़ी रकम है और हर पीड़ित व्यक्ति इतना परेशान होकर आता कि जिसके बाद नहीं। अभी मैं बड़ी साड़ी गया था तो वहाँ तो एक आदमी करीब पागल की तरह से होकर दौड़ता फिरा था। तो उसके करीब कोऑपरेटिव को 2 लाख ही जमा है, लेकिन 2 लाख दिला दो। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर था और उसने अच्छे ब्याज की लालच में अपना 2 लाख रुपए का धन ही वहाँ जमा करा दिया और आज उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में राज्य सरकार ने भले ही 2-2 नगर निगम बनाने और वार्डों में बढ़ोतरी का फैसला लिया हो, लेकिन अब इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि मौजूदा संसाधनों के दम पर 2-2 नगर निगम कैसे काम कर पाएंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 मेयर बनाने के फैसले पर सवाल। मौजूदा संसाधनों के दम पर कैसे होगा काम। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बनाने का फैसला सरकार ने किया है। जयपुर में वार्डों की संख्या दोनों नगर निगमों में 250 हो जाएगी। बीजेपी इस फैसले को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस इसे सही फैसला बता रही है। बीजेपी को लगता है कि मौजूदा संसाधनों के दम पर 2-2 नगर निगम चला पाना और 250 वार्डों में काम करवा पाना संभव नहीं है। देखते हैं नगर निगम के मौजूदा संसाधन। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के 10 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में सिर्फ 1 कार्यरत है। इन पदों पर कार्यवाहक मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक लगाए हुए हैं। 91 वार्ड होने पर ही मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों की कमी है। वर्तमान में स्वीकृत पद 38 हैं। सभी रिक्त पड़े हैं। दूसरे कर्मचारियों को कार्यवाहक जिम्मेदारी दी हुई है। स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय, वर्तमान में स्वीकृत पद 59 हैं। वर्तमान में कार्यरत 37 हैं। रिक्त पदों की संख्या 22 है। जमादार स्वास्थ्य, स्वीकृत पदों की संख्या 266 है। वर्तमान में कार्यरत 121 हैं। रिक्त पदों की संख्या 145 है। जेटिंग मशीन, निगम के पास वर्तमान में कुल 34 जेटिंग मशीन हैं।
5 जेटिंग मशीन और 2 जेटिंग कम सक्शन मशीन है। सक्शन मशीन नगर निगम के पास भी 8 सक्शन मशीन है। सुपर सक्शन मशीन सिर्फ 1 है। अगर नजर दूसरे कर्मचारियों पर डाली जाए तो उनकी भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसे में सवाल ये है कि इन कर्मचारियों और संसाधनों का बंटवारा आखिर कैसे किया जाए। भाजपा का आरोप है कि अगर 91 वार्डों का ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास इतने संसाधन है कि गली गली में पार्षद तो ये बनाने की बात कर रहे हैं, पर गली गली में कर्मचारी, नगर निगम के संसाधन, नगर निगम की अन्य व्यवस्थाएं, नगर निगम के वित्तीय भार यह भी बढ़ाने की बात करें, अन्यथा केवल कागजी खाना पूर्ति करना। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी कोई नौसिखियापन छोड़कर और सरकार चलाने की तरफ ध्यान दे। आपने जैसा पूछा कि 2 निगम होने के बाद क्या स्थिति रहेगी, बहुत बदतर स्थिति रहेगी। आज 91 वार्ड थे, हमारे पास संसाधन वही है, कर्मचारी वही है, स्टाफ वही है, इन्हीं को 2 टुकड़ों में बांटना होगा। जब 91 वार्डों में हमारे संसाधन पूरे नहीं थे, कर्मचारी पूरे नहीं थे, हमारे पास जो वार्ड में सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, हमने कार्रवाई ला रखे हैं आधे से वार्डों में, तो 250 वार्डों के लिए हम इतना बड़ा साधन कहाँ से ला पाएंगे। जयपुर के मेयर विष्णु लाटा का तर्क है कि नई भर्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी और मौजूदा संसाधनों का बंटवारा कर लिया जाएगा। 90 वार्डों के से ही तो बन रहा है ये 2, तो जो भी संसाधन होंगे डिवाइड हो जाएंगे, कर्मचारी डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नई भर्ती करनी पड़ेगी। जो जिस तरह से है उसमें कोई तकलीफ नहीं है कि आधा एरिया देख लेंगे, पर पार्षदों को जैसे 100 उधर कर दिए, 150 इधर कर दिए, 250 पार्षद हो गए तो जनप्रतिनिधि बहुत सारे बढ़ेंगे। जितना छोटा वार्ड होगा उतना अधिक विकास होगा, उतना ही हम जनता से मिल सकेंगे। इसलिए बहुत अच्छा किया है सरकार ने। मौजूदा संसाधनों के दम पर 2-2 नगर निगम चलाना और 250 वार्डों की जिम्मेदारी संभालना व्यावहारिक नहीं लगता, क्योंकि जब वार्डों की संख्या 91 से बढ़कर 250 होगी तो काम का दबाव होगा और उसके लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। ऐसे में स्थिति कैसे संभलेगी ये देखने वाली बात होगी। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में आज राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जनसभा का आयोजन किया। रामगढ़ बांध में पानी की आवक को लेकर किरोड़ी ने यह सभा की। सभा को संबोधित करते हुए किरोड़ी ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो पड़ोसी मध्य प्रदेश सरकार से बात करके चंबल या फिर हरियाणा सरकार से बात करके हाथीकुंड बैराज का पानी सीधा रामगढ़ बांध में ला सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बांध के बहाव क्षेत्र में बड़े बड़े रिसोर्ट और फार्म हाउस बन चुके हैं। ये सभी फार्म हाउस और रिसोर्ट रसूखदारों के हैं, जिनको लेकर अगर सरकार ने इन्हें नहीं हटाया तो खुद जाकर हटाएंगे। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि शुरू में ये बने हुए जितने इनको हटा जाए। ऑल दो दे आर हैविंग द खातेदारी राइट्स बट दे आर इन द फ्लो, सो दे शुड बी डिस्ट्रॉयड। एक तो चीज़ ये है क्योंकि आपके जो पानी रोड़ा नदी में आया वो फार्म हाउसों ने रोक लिया, कुछ फॉरेस्ट वालों ने बाउंड्री कर रखी है, वो पानी वहाँ रुक जाता है। तो जहाँ फ्लो है वहाँ फॉरेस्ट वालों को भी नहीं रोकना चाहिए। फिर सिल्टिंग बहुत हो गई, वो डीसिल्ट होना चाहिए। ये तो अतिक्रमण और उसकी बात है। जो बड़ी बात है वो है पानी लाने की। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज पीसीसी में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजीत सिंह और प्रदेश सचिव सुनील पासवानी मौजूद रहे। वहीं सहकारिता मंत्री ने कहा कि रबी ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें करीब 5,000 करोड़ के फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। साथ ही आंजना ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के लिए कर्ज माफी का फॉर्मूला जल्द निर्धारित होगा। यहाँ पे सुनवाई राजस्थान सरकार के समस्त विभागों की सब तरह की परिवेदना सुनी जाती है, इसलिए करीब अब 60-70 परिवेदनाएँ शिकायतें आई है। उन सब का अलग अलग तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सभी विभागों की अलग अलग शिकायतें आ रही है। यहाँ तक कि मेरे विभाग की शिकायतें भी आ रही है, जबकि मैं रोज़ 9 से 10 बजे तक जब जयपुर में रहता हूँ तो मेरे विभाग की सुनवाई मेरे बंगले पे ही करता हूँ। उसके बाद भी पीसीसी के प्रति, प्रदेश कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास है, इसलिए यहाँ आकर के भी वो शिकायतें दे रहे हैं। उनको संबंधित विभाग को भिजवा कर उनका निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। जयपुर में रामगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर दानिश
कुरैशी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर दानिश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक विदेशी पिस्टल और 2 देसी कट्टे के साथ ही 6 कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मारने मारने की धमकी दे रहे थे। इस वजह से इसके सूचना पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसी यही वारदात हो सकती है। इस पर कल सूचना मिलने पर इसको घाटगेट संजय बाजार से दबिश देकर पकड़ा गया, जिसके पास एक लोडेड पिस्टल मिली। उसके उपरांत पूछताछ में उसके बाद 2 देसी कट्टे और उसके घर से बरामद किए गए हैं। और अब बात शुद्ध के लिए युद्ध की। दिवाली को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग फुल एक्शन में है। मिलावटखोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पूरे प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रही हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट को पकड़ रही हैं। विभाग की मोबाइल टीम शहर में विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। खासकर ऐसे जगहों की जांच लोग जहां खाद्य पदार्थों की जांच करवाना चाहते हैं। और हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने भी इस मोबाइल टेस्टिंग लैब में किस प्रकार से खाद्य पदार्थों की जांच होती है इसे जाना, साथ ही किस तरह से घर बैठे आप खाद्य पदार्थों की मिलावट को जांच कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी ली। त्योहारी सीजन चरम पर है और इस समय खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पूरे चिकित्सा महकमे को ये निर्देश दिए हुए हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में इस समय मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ एक ऐसी ही वैन के साथ जो कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके यह वैन है और यह घूम घूम करके पूरे प्रदेश में जो सैंपल्स है वो एकत्रित करती है, साथ ही लोगों को यह बताती है कि किस तरह से घर पर ही खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जा सकती है। मेरे साथ में मौजूद हैं सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। उनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से यह वैन काम करती है और किन खाद्य पदार्थों की जाँच इनमें संभव है। ये फूड सेफ्टी वैन है, डिपार्टमेंट के द्वारा हमें दी गई है, जिसके तहत हम शहर में जगह जगह जाकर एट द स्पॉट लोगों की दूध की, मावे की, पनीर की, अन्य चीज़ों की मिलावट जो भी है उसकी हम मिलावट जांच करते हैं। जांच करके एट द स्पॉट ही हम उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। फिलहाल ये वैन सरकार का ये मानना है कि इसको 15 जिलों में इस वैन चलेगी, 15 जिलों में इसकी सेवाएं देंगे। इसके साथ में एक अन्य वैन की और डिमांड की है, वो बचे हुए जिलों को वो वैन अपनी सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगी। ये वैन जो हमें सीएमएचओ ऑफिस में मिली हुई है, इसके अंदर हमारे सारे इक्विपमेंट सब इसमें लगे हुए हैं। इसके अंदर हम जाके एट द स्पॉट जाके हम किसी भी प्रकार के सामान की कोई भी उपभोक्ता जांच करा सकता है। और त्योहारी सीजन में विशेष तौर पे कोई मिलावट होती है वो हम एट द स्पॉट पकड़ के बता सकते हैं कि किस तरह से बचाव किया जाना है। उसको लगा के देखा, इसमें देखो फैट देखो ये आ रही है, SNF ये आ रहा है और प्रोटीन ये आ रहा है और इस तरफ कोई भी मिलावट लिखी हुई नहीं आ रही है। मीन्स ये दूध बिल्कुल ओके, आदमी के स्वास्थ्य को कोई इसमें नुकसान नहीं होने का। इसके अलावा भी इसमें हम टोटल में 46 तरह की कमोडिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। उनके जो टेस्ट प्रोसेस हैं वो फ्री में हम लोगों को देते हैं। बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि इस दिवाली के त्यौहार पर आम जनता को शुद्ध मिठाइयाँ एवं अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए पूरे प्रदेश में हमारी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम है पूरी मुस्तैद है। डॉक्टर के शर्मा जो हमारे कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं, उनके निर्देशानुसार उनकी मॉनिटरिंग में लगातार दिन रात हमारी टीमें काम कर रही हैं। यानी कोई खाद्य पदार्थ जिस पर उनको संदेह है मिलावट का, तो वे विभाग के अधिकारियों को दे सकते हैं और उसकी जांच करवाई जा सकती है और तभी जो है दिवाली जो है वो खुशहाली पूर्वक मनाई जा सकती है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत समेत पूरा विश्व डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से होने वाले पर्यावरण नुकसान को लेकर चिंतित है। आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहन का होगा। इसको लेकर कई कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण कर रही हैं। इसी के चलते राजधानी जयपुर में पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के लिए 20 चेतक स्कूटर जयपुर पहुंचे। बजाज ऑटो की ओर से इलेक्ट्रिक
टू व्हीलर का निर्माण किया गया है। 16 अक्टूबर को नई दिल्ली से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में होते हुए महाराष्ट्र के पुणे में अपनी यात्रा को यह स्कूटर समाप्त करेंगे, जिससे पर्यावरण बचाए रखने में यह कारगर सिद्ध होगा। चेतक इलेक्ट्रिक पर्यावरण को बचाने के लिए अपने मौजूदा नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। इसी चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जाएगा। इसे सबसे पहले जनवरी 2020 में यह स्कूटर पुणे में लॉन्च किया जाएगा। इसके कुछ समय बाद कंपनी इसे बेंगलुरु में भी लॉन्च करेगी। बढ़ाना चाहते हैं, हम जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं चेतक ब्रांड के लिए। ये रिवाइवल है चेतक का, रिटर्न है चेतक का। और दूसरा हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कस्टमर्स तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन दिल्ली, आगरा, वाया आगरा, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, गोवा, पूना तक की क्षमता रखती है ये गाड़ी। और ऐसा नहीं है कि ठीक है चार्जिंग इकोसिस्टम नहीं है अभी देश में, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी दिल्ली से पूना 3000 किलोमीटर का रन करते हुए कर सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।